हेलो फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आप लोग का नीट का जो एग्ज़ाम है उसका उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। तो अभी ये समय आ चुका है कि हम लोग अपनी जो गाड़ी है उसका एक्सेलेटर में ईंटा रख दें। इसका मतलब है कि गाड़ी का एक्सेलेटर हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो एग्ज़ाम है नीट से जेई, ये सब एग्ज़ाम में क्या है कि एनसीईआरटी का वेटेज बहुत ज़्यादा ही रहता है, खास करके केमिस्ट्री में। हर एक लाइन से क्या होता है, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो अभी हम लोग का समय आ गया है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम लोग मतलब रिवीजन करना शुरू कर दें। तो चलिए आज से हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना। और आज हम लोग एनसीईआरटी का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर लिए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हर एक पेज को एनसीईआरटी का हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। और एक पेज रीडिंग करने के बाद जितना भी हाईलाइटेड पॉइंट है उस पेज का, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में कभी न कभी आ चुका है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट जो सेक्शन है, यहाँ पे क्या है 3.1 जो दिया हुआ है यहाँ पे, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। बेसिकली जो साइंटिस्ट को है वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का नीड्स क्यों पड़ा। मतलब ऐसे तो बहुत अच्छा था, अच्छा चल रहा था, तो साइंटिस्ट लोग को इतना पापड़ बेलने का जरूरत क्या पड़ा कि उनको क्लासिफाई क्यों किया गया एलिमेंट्स को। देखिए क्यों किया गया, एनसीईआरटी का 3.1 सेक्शन में बहुत अच्छा है बताया गया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का नीड्स क्या पड़ा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रीडिंग करते हैं हम लोग। वी नो बाय नाउ दैट द एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। हम लोग क्या जानते हैं कि जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स जो है वो मैटर्स का बेसिक यूनिट्स है। क्या मतलब हुआ इसका कि एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर। जैसे हम लोग जानते हैं कोई बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग्स का बेसिक यूनिट्स क्या होता है, बिल्डिंग्स का बेसिक यूनिट्स होता है आपका ब्रिक्स। वो ब्रिक्स से पूरा क्या होता है, बिल्डिंग्स बना हुआ रहता है, इसी कारण ब्रिक्स को बिल्डिंग का बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई लॉन्ग सेंटेंस है, वो लॉन्ग सेंटेंस का बेसिक यूनिट्स क्या होता है, लॉन्ग सेंटेंस का बेसिक यूनिट्स लेटर होता है। लेटर का रिपीटेशन से वो पूरा आपका जो सेंटेंस बना है। तो उसी प्रकार एलिमेंट्स का रिपीटेशन से मतलब आपका मैटर बना है। तो इसीलिए एलिमेंट्स को मैटर का बेसिक यूनिट्स कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। बाय 1865 द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स had more than doubled to 63. At present 114 elements are known. Of them the recently discovered elements are man-made. बोला कि 1800 का बात है, पाषाण काल का, उसमें क्या था, केवल 31 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे साइंटिस्ट के पास, उसी में मगजमारी कर रहे थे उन लोग 31 एलिमेंट्स में। उसके बाद आते थे 65 साल बाद, जब 1865 हुआ, एलिमेंट्स लगभग डबल डिस्कवर कर लिए हैं साइंटिस्ट लोग, 63। और एट प्रेजेंट एनसीईआरटी का डाटा के अकॉर्डिंग कितना एलिमेंट्स है बता रहे हैं कि 114 114 एलिमेंट्स है। लेकिन रिसेंट कुछ डिस्कवर है, डिस्कवर के बाद, और हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में भी देखते हैं कि 118 एलिमेंट्स क्या है, प्रेजेंट्स है। उसमें जो 94 एलिमेंट्स है वो मैन मेड है। और इसमें क्या बोल रहा है कि ऑफ देम रिसेंटली डिस्कवर एलिमेंट्स आर मैन मेड। तो 194 एलिमेंट्स जो है वो आपका नेचुरल्स है। साइंटिस्ट लोग अलग अलग मतलब मिनरल से, और से, या अर्थ क्रस्ट से क्या है उन लोग को मिला है। और 24 बाद का जो एलिमेंट्स है वो क्या है, आपका आपका मैन मेड्स है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। तो यहाँ तक तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोला है देखिए, एफर्ट्स टू सिंथेसाइज एलिमेंट्स, एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग। मतलब साइंटिस्ट लोग को जो एफर्ट्स है मतलब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर करने के बाद भी जो नया नया एलिमेंट डिस्कवर करने का जो एफर्ट्स है वो अभी भी कंटिन्यू है। मतलब कसम खाया हुआ है एलिमेंट्स लोग, साइंटिस्ट लोग, कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मतलब अभी भी एफर्ट्स उन लोग का कंटिन्यू है। With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compounds individually. तो 31 एलिमेंट से अभी देखिए 114 एलिमेंट्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइंटिस्ट लोग के पास बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया कि 31 एलिमेंट्स था, अभी 114 एलिमेंट्स हो गया। तो इतना 114 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली मतलब स्टडी करना बहुत चैलेंजिंग हो गया। तो साइंटिस्ट लोग क्या किए, दया को बुलाए हैं, बोले दया कुछ तो गड़बड़ है। तो दया क्या किए, इसका क्या किए, इलाज निकाले कि क्या किया जाए। 114 एलिमेंट्स का इंडिविजुअली तो स्टडी करना मुश्किल है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए क्या किए देखिए, टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च फॉर ए सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। तो दया क्या किए, इसका जो सोल्यूशन है वो खोज निकालें। वो क्या किए, दया क्या बोले, साइंटिस्ट में से एक जन का नाम दया था। तो क्या बोले कि हम लोग एक काम करते हैं कि जो 114 एलिमेंट्स है सबका इंडिविजुअली हम लोग स्टडी नहीं करते हैं,
क्योंकि इतना करना मतलब इंडिविजुअली स्टडी कर पाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सबका इंडिविजुअली स्टडी करना। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप में बांटते हैं, और ग्रुप में बांट के क्या करेंगे हम लोग, एक ग्रुप का हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्यों जरूरत पड़ा, अभी देखिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना, अभी आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अभी नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका घर में क्या रहता है, किताब पढ़ा रहता है, मान लीजिए केमिस्ट्री की किताब से, बायो का किताब से और फिजिक्स की किताब से, ठीक है। और आपका टेबल इसमें ऐसे ही रेंडम रखा रहता है, और आपको अगर मान लीजिए कुछ फिजिक्स का बुक्स चाहिए, तो जाते हैं डायरेक्ट गद्दा से निकाल के ले आते हैं, आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है। वही अगर मान लीजिए आप लाइब्रेरी में जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बहुत कम बुक्स रहता है। तो उसको अरेंज करने के लिए आप 3 अलमारी नहीं रखते हैं कि एक अलमारी में केमिस्ट्री का बुक रखेंगे, एक अलमारी में फिजिक्स का बुक, एक अलमारी में बायो का बुक, बहुत कम बुक्स है, तो उसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है। लेकिन वही अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो वास्ट बुक्स रहता है, मतलब हजारों केमिस्ट्री का बुक्स, हजारों फिजिक्स का बुक्स, हजारों बायोलॉजी का बुक, हजारों मैथ्स का बुक। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए अरेंज नहीं रहेगा, क्लासीफाई नहीं रहेगा, कौन सा रो में फिजिक्स का बुक्स है, कौन सा रो में केमिस्ट्री का बुक्स है, कौन सा रो में बायो का बुक्स है, तो उसको स्टडी करना और फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, अलग अलग अलमीरा में या अलग अलग रो में अलग अलग ग्रुप बना जाता है। केमिस्ट्री का बुक्स है, जितना भी केमिस्ट्री का बुक्स यहाँ पे, जितना फिजिक्स का बुक यहाँ पे, जितना भी बायो का बुक यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि जब वास्ट नंबर ऑफ बुक्स हो गया तो उसको क्लासीफाई करना बहुत जरूरी हो गया। तो इसी कारण क्या किए हैं साइंटिस्ट लोग, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का इन लोग का मजबूरी बन गया, क्योंकि इतना वास्ट एलिमेंट्स हो गया। क्यों, देखिए, क्योंकि पहले 31 एलिमेंट्स था, 31 एलिमेंट्स का इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत आसान था, लेकिन 114 एलिमेंट्स है। देखिए एक एक एलिमेंट्स का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक एक एलिमेंट्स का स्टडी करना ही कितना चैलेंजिंग हो जाता है। केवल एक केमिकल प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं होता है ना, मान लीजिए बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है एक एलिमेंट्स का, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वेपर प्रेशर होता है, ऐसे बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है एक एलिमेंट्स का, और वही एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर उस मॉलिक्यूल्स का बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है, वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, फिर उसका बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है। समझ रहे हैं, एक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते जा रहा है। तो 114 एलिमेंट्स का अगर ऐसे करके स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट क्या किए, बोले कि हम लोग इसको इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे। हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले लोग फाइंड किए कि 114 एलिमेंट्स में कौन कौन सा एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज मतलब सेम है लगभग, और वो एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाए और एक एक ग्रुप में उसको रखते गए। आप समझ रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स रहता है, ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ग्रुप्स का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये जो ग्रुप है, मान लीजिए अल्कली मेटल्स, एक ग्रुप से कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ठीक है, ये मेटल्स है, इसका वैलेंसी 1 रहता है अल्कली मेटल्स का ग्रुप 1 में। तो साइंटिस्ट लोग पहले इंडिविजुअली सबका क्या किए, स्टडी किए हैं, लेकिन जानते हैं कि कलयुग आ रहा है, अभी इन लोग का कलयुग का आदमी के पास ज्यादा मतलब उतना ज्यादा पेशेंस नहीं रहेगा, इसीलिए क्या किए हम लोग ग्रुप में सबको डाल दिए कि ग्रुप में हम लोग स्टडी करेंगे, तो हम लोग का स्टडी करना ज्यादा आसान होगा। तो इसीलिए क्या किया गया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई और ग्रुप में डिवाइड करना मतलब पढ़ा, ये रीजन था इसका। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या, नॉट ओनली दैट इट वुड रेशनलाइज नॉन केमिकल फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स बट इवन प्रिडिक्ट्स न्यू वन फॉर अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। तो साइंटिस्ट लोग क्या किए, ना केवल जितना उस टाइम एलिमेंट्स प्रेजेंट था उन लोग का ग्रुप बनाए, बल्कि ग्रुप्स में खाली चेयर और टेबल भी थोड़ा रख दिए। क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट्स हम लोग का डिस्कवर होता है तो क्या करेगा वो, उसके लिए भी प्लेस, उसके लिए भी जगह छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 118 एलिमेंट्स अभी है हम लोग का ये में प्रिडिक्टिव में, अगर मान लीजिए फ्यूचर में 119वां एलिमेंट्स डिस्कवर होता है तो क्या होगा, वो कहाँ पे, उसके लिए वो कौन सा पोजीशन में आएगा। देखिए 119 के बाद जो आएगा, मतलब 119वां एलिमेंट जो आएगा 118 के बाद, वो क्या कहाँ पे आएगा, ग्रुप 1 में आएगा, यहाँ पे ग्रुप 1 में आएगा। और उसका प्रॉपर्टीज भी वो क्या किए, मतलब ये का प्रिडिक्ट कर दिए कि वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होगा, 119वां एलिमेंट जो है वैलेंसी उसका 1 होगा, मेटल्स होगा। तो इसी साइंटिस्ट लोग ना केवल क्या किए नॉन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए, बल्कि जो अभी फ्यूचर में आने वाला एलिमेंट्स है उसका भी प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर दिए और उनका भी ग्रुप के लिए मतलब वैकेंट सीट छोड़ गए। तो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग का 3.2 है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जेनेसिस मतलब क्या होता है, ओरिजिन मतलब शुरुआत, बिगिनिंग। जेनेसिस मतलब बिगिनिंग। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बिगिनिंग मतलब कहाँ से हुआ ये हम लोग देखेंगे, या फिर कभी कभी जेनेसिस को डेवलपमेंट भी बोलते हैं कि कैसे जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो क्लासिफाई किए ग्रुप में साइंटिस्ट लोग, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होते गया, या फिर इसका बिगिनिंग कहाँ से हुआ। देखिए एनसीईआरटी में हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक सेक्शन आपको रीडिंग नहीं करना है, जो मैं हाईलाइट करूंगा उसी को आप भी हाईलाइट करते चलिए आपका बुक्स में और उसको रीडिंग करते चलिए। तो चलिए हम लोग देखिए रीडिंग करते हैं ये वाला पार्ट से। द जर्मन केमिस्ट जॉन डवेरेनर in early 18th was the first to consider the idea of trends among properties of elements। तो क्या बोला,
कि वो जेनेसिस ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन में सबसे जो बूढ़ा आदमी था, सबसे बूढ़ा कौन था? जॉन डबरेनर। ये सबसे पहला था जो मतलब ये क्या किए, ये फाइंड आउट किए कि जो ये एलिमेंट्स है, उस समय जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट्स था 1800 के बाद है तो 31 एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट्स था। तो बताते कि जितना भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज के बीच एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था ये हम लोग का डबरेनर किया था। बहुत डब पीता था बेटा, इसलिए इसका नाम डबरेनर था। तो क्या हुआ कि वो सबसे पहला साइंटिस्ट था जो मतलब ये ऑब्जर्व किए कि एलिमेंट्स के बीच एक ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है। तो क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग को पता चलेगा कि क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्या बता रहे हैं, बाई 1829 he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements। देखिए 1829 मतलब 29 साल वो चक्की पीसिंग करते रहा पापड़ वाला 29 साल। 1829 में वो क्या किए, मतलब 1800 में उसको ऑब्जर्व हुआ कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बीच कुछ ट्रेंड्स मेरे को देखने को मिल रहा है। और 29 साल बाद वो क्या किए कि जितना भी एलिमेंट्स था वो क्या किए, कुछ एलिमेंट्स को का वो ग्रुप बनाए, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाए। 3 मतलब 3 एलिमेंट्स लेके एक ग्रुप बनाए। 3 एलिमेंट्स लिए उसको ग्रुप ए नाम दे दिए, 3 एलिमेंट्स लिए उसको ग्रुप 1 नाम दे दिए, ग्रुप 2 नाम दे दिए, ग्रुप 3 नाम दे दिए। ऐसे करके 3 एलिमेंट्स का वो बहुत सारा ग्रुप बनाए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। और इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जो हर एक ग्रुप का जो एलिमेंट्स है, जैसे ग्रुप 1 का एलिमेंट्स, इनका सबका केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम और मतलब लगभग सेम और अप्रोक्सीमेट सेम निकल रहा है। सारे ग्रुप्स का जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ये उसको देखने को मिला कि ग्रुप मेंबर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी उनको देखने को मिला, उन लोग का प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी देखने को मिला डबरेनर को। तो वो क्या किए, 3 एलिमेंट्स का जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी मिल रहा है, 3 एलिमेंट्स को क्या किए, रस्सी में बांध दिए। और रस्सी में बांध करके एक ट्राइड्स, मतलब 3 मतलब ट्राइड्स, तो ट्राइड्स का एक ग्रुप बनाते गए, ये ऐसा किए। उसके बाद देखिए, इन ईच केस यू नोटिस दैट the middle element of each of the triads had an atomic weight about halfway between the atomic weight of other 2. Also, the properties of the middle elements were in between those of the other 2 members. वो क्या देखें कि जो ट्राइड्स में वो एलिमेंट्स को सजाए थे 3 एलिमेंट्स करके, मतलब एटॉमिक वेट्स के हिसाब से वो सजाए थे जो एलिमेंट्स में, उसमें क्या देखें, जो बीच का एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक वेट्स है वो फर्स्ट का एलिमेंट्स और थर्ड का एलिमेंट्स का एवरेज का बराबर हो रहा है। और उसका प्रॉपर्टीज भी, जो बीच का एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर्टीज भी फर्स्ट एलिमेंट्स और थर्ड एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट्स और थर्ड एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज का बीच में लाई करता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं प्रॉपर्टीज में लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं मेल्टिंग पॉइंट ले लेता हूं। मान लीजिए जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट 50 है और जो थर्ड एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 है। तो मिडिल वाला जो एलिमेंट्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 75 में निकल के आएगा। इसका मतलब है कि इसका मतलब यही है कि बीच में इसका मतलब दोनों फर्स्ट और थर्ड का प्रॉपर्टीज का बीच में मिडिल का प्रॉपर्टीज लाई करता है। तो ये उसको देखने को मिला कि जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट मिडिल का जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज का बराबर आ रहा है। तो बोला ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। तो डबरेनर को ये देखने को मिला। उसके बाद देखिए वो क्या किए, जैसे ये स्ट्रक्चर है डबरेनर का ट्राइड्स का, देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा से समझाया है। डबरेनर्स पहले जो आपको मतलब ये 3 जो ग्रुप है, 3 ग्रुप में बेसिकली डबरेनर काम किए थे, 3 ग्रुप में बेसिकली काम किए थे। फर्स्ट डबरेनर जो काम किए थे 3 ग्रुप बनाए थे और इसी में काम किए थे। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप है जिसमें डबरेनर सबसे पहले काम किया था। तो देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, देखिए ये तीनों ग्रुप का एटॉमिक वेट देखिए, लिथियम का 7 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो 7 + 39 आप ऐड करेंगे तो 46 निकल के आएगा। 46 का एवरेज निकालेंगे, 46 का एवरेज मतलब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आपका लगभग निकल के आ रहा है। देखिए आपको पता चला कि मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज के बराबर हो रहा है। वैसे कैल्शियम और स्ट्रोंशियम को लीजिए, देखिए कैल्शियम का 40 है और ये बेरियम का है आपका 37। तो आप अगर इसको ऐड करेंगे तो 40 और 177 लगभग आएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 88.5 लगभग अप्रोक्स 88 आके निकल के आएगा। वैसे आप क्लोरीन और ब्रोमीन का वेट को आप ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स ब्रोमीन का आपका वेट निकल के आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन डबरेनर ने सबसे पहले किया था। तो देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, सिंस डबरेनर्स रिलेशनशिप्स रेफर टू एज लॉ ऑफ ट्राइड्स, उसके बाद से डबरेनर्स का जो रिलेशनशिप था, जो उसका रिसर्च था, उसको लॉ ऑफ ट्राइड्स के नाम से पूरा फेमस हो गया। लेकिन क्या हुआ, seem to work only for a few elements, it was dismissed as coincidence। तो लेकिन डबरेनर का जो ये था मतलब जो रिसर्च था, जो उसका एनालिसिस था, वो कुछ ही एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड था।
तो जितना भी नॉन एलिमेंट्स था, सारे नॉन एलिमेंट्स को उस समय जितना भी नॉन एलिमेंट्स था, सारे नॉन एलिमेंट्स को वो ट्राइड्स में फिट नहीं कर पाए ड्रावेनर, कुछ ही एलिमेंट्स को फिट कर पाए, जिसके चलते उसका जो मतलब रिसर्च है उसको उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ और उतना ज्यादा उसको मतलब पब्लिश नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको मतलब नोट्स लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जो मतलब थोड़ा एडवांस बुक में रहता है, तो ये मैं कुछ नोट्स लेके आया हूँ, वो भी हम लोग आज यहाँ पे देखते चलेंगे एनसीईआरटी के साथ ड्रावेनर का कुछ एडवांस वर्स भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ड्रावेनर ट्राइड्स में जैसे ड्रावेनर ने ये एलिमेंट्स में काम किया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेसिकली ये 3 ग्रुप में काम किया था। लेकिन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि और कौन कौन सा एलिमेंट्स है, एनसीईआरटी में तो ये सब एलिमेंट्स दिया है, और कौन कौन सा एलिमेंट्स जो है जो मतलब आपका मतलब ड्रावेनर का ट्राइड्स में क्या करता है, वो मतलब सेट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को भी आप करेंगे, उसका भी मतलब ऐसे एटॉमिक वेट को ऐड करके, मतलब लिथियम का और पोटेशियम का एटॉमिक वेट को ऐड करके आप उसका एवरेज निकालेंगे तो सोडियम का आपका निकल के आएगा, जैसे तो ड्रावेनर किए थे। वैसे आपको देखिए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का भी ये भी ट्राइड के अंदर आता है ड्रावेनर का। जैसे फोस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी भी आता है, जैसे सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम भी आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्कैंडियम, एटोरियम और लेंथनम, ये भी आपका क्या आता है, आपका ड्रावेनर का ट्राइड के में सेट होता है उसका लॉ ऑफ ट्राइड्स में। तो आपको ये भी कुछ एलिमेंट्स है, ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि कंडीशन क्या है ड्रावेनर का जो ट्राइड्स है, उसका कंडीशन क्या था। उसका कंडीशन ये था कि ऑल एलिमेंट्स शुड बी इन द सेम ग्रुप। जितना भी एलिमेंट्स है मतलब ट्राइड्स तभी फॉलो करेगा जब वो एलिमेंट्स मतलब सेम ग्रुप में होना चाहिए, सेम ग्रुप में होगा तभी क्या होगा, वो मतलब एलिमेंट्स वो ट्राइड्स को फॉलो करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या था उसका, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर शुड बी 8 और 18। जो ट्राइड्स में रहेगा मतलब सेम ग्रुप में ही जो तीनों एलिमेंट्स को सजाएगा, उसका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 और 18 होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ड्रावेनर में था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और पोटेशियम का आपका होता है 11, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का 19 होता है। तो देखिए इसका डिफरेंस एटॉमिक नंबर का 8 आपको निकल के आ रहा है, तो 8 या 18 होना चाहिए इसका डिफरेंस। ये 2 कंडीशन आपको याद रखना है कि एलिमेंट सेम ग्रुप का होना चाहिए और एटॉमिक नंबर जो है ट्राइड्स में एलिमेंट्स जो सजा हुआ है उसका बीच का डिफरेंस एटॉमिक नंबर का, मास का नहीं, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत फेमस है, आपको ये अभी स्टार मार्क लगा के इसको ध्यान रखना है, नोट करना है। इसे देखिए आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इसका अगर आप एटॉमिक वेट निकालेंगे ना, आयरन का और निकेल का एटॉमिक वेट निकाल के इसको जोड़ के और उसका एवरेज निकालेंगे ना, तो एग्जैक्ट कोबाल्ट का आपका एटॉमिक वेट निकल के आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो ड्रावेनर का ट्राइड्स में सेट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, हड़बड़ी में इसको ड्रावेनर का ट्राइड्स में टिक मार के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा। देखिए ये ड्रावेनर का ट्राइड्स जो है, जो एटॉमिक वेट का एवरेज वाला फंडा जो है ये फॉलो कर रहा है। आयरन का एटॉमिक वेट और निकल का एटॉमिक वेट को हम लोग जब ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट निकल के आ रहा है, लेकिन एवरेज होते हुए भी ये ड्रावेनर का ट्राइड्स में अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है कि पहला पॉइंट क्या है, हम लोग जो बताएं कि जो ट्राइड्स है सेम ग्रुप में होना चाहिए, तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल ये सेम ग्रुप का एलिमेंट्स नहीं है। और क्या बोला, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर शुड बी 8 और 18। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, आयरन का देखिए 26 है, कोबाल्ट का 27 है और निकेल का 28 है। तो देखिए 26 और 7 8 डिफरेंस नहीं आ रहा है, ना तो 8 आ रहा है ना तो 18 आ रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये ड्रावेनर का ट्राइड्स के अंदर नहीं मतलब फॉलो करता है ड्रावेनर का ट्राइड्स को। देखिए यहाँ पे और चलते आगे हम लोग, सिग्निफिकेंस क्या है ड्रावेनर का ट्राइड्स का, क्या सिग्निफिकेंस था, ड्रावेनर जो ट्राइड्स दिए थे उसका क्या सिग्निफिकेंस था। देखिए फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मास। फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को क्या किया, जो क्लासिफाई किया गया, मतलब एलिमेंट्स को जो चूज किया मतलब ड्रावेनर्स, वो मास के बेसिस पे क्या किया, फर्स्ट टाइम मास के बेसिस पे वो क्या किए, अपना ट्राइड्स को बनाया था। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे लिथियम का 7 है और सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। तो ये जो ट्राइड्स में बनाया ना, ऐसे ही रेंडमली किसी भी एलिमेंट्स का मास को वेट करके तोल को लेके नहीं आया, पर्टिकुलर वो पूरा कैलकुलेशन किया और वही एग्जैक्ट मास को वो ट्राइड्स में बैठा, तभी जाके क्या हुआ, उसका जो प्रॉपर्टीज है और जो मतलब मास है वो एवरेज निकल के आया। ऐसे रेंडमली किसी मास को उठाकर लेके नहीं आया। तो मास के बेसिस पे क्लासिफाई सबसे पहले कौन किया था, मतलब ड्रावेनर किया था। और क्या देखा कि स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर मासेस, मतलब एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज और उसके मास के बीच में पहली बार जो रिलेशन बताया वो ड्रावेनर था। देखिए क्या हुआ, जैसे हम लोग देखें कि मास और प्रॉपर्टी के बीच कैसे रिलेशन बनाए ड्रावेनर। देखिए हम लोग क्या देखें कि जो मास है, मिडिल वाला का मास फर्स्ट वाला और थर्ड वाला का एवरेज निकल के आ रहा है।
जब मास एवरेज निकल के आ रहा है तब प्रॉपर्टीज भी क्या हो रहा है, बीच में लाई कर रहा है। तो मास जैसे बीच में लाई कर रहा है, प्रॉपर्टीज भी तब बीच में लाई कर रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि मास और प्रॉपर्टीज के बीच जरूर कुछ रिलेशन होगा। जब मास मतलब बीच में एवरेज निकल के आ रहा है तो प्रॉपर्टीज भी मतलब फर्स्ट और थर्ड का एवरेज हो जा रहा है। तो मास और प्रॉपर्टीज के बीच जरूर कुछ रिलेशन होगा। तो सबसे पहले जो मास और प्रॉपर्टीज के बीच रिलेशन है एलिमेंट्स का, वो डबरेनर बताया था। इसका लिमिटेशन क्या था, देखिए लिमिटेशन क्या है, all known elements could not be arranged at triads। जितना भी नॉन एलिमेंट्स था उस समय, सबको वो ट्राइड्स में बांध नहीं पाए, कुछ को ही बांध पाए हैं और बाकी सबको वो ट्राइड्स में नहीं बांध पाए। मतलब ट्राइड्स में बांधे तो थे लेकिन वो क्या किए, फॉलो नहीं किए जो प्रिंसिपल था। तो ऑल नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज एज ट्राइड्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, देखिए आपका नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के लिए ट्राइड्स तो फॉलो कर रहा था, लेकिन जब डी एंड एफ ब्लॉक का मतलब वो डेवलपमेंट होता गया, एलिमेंट्स का डिस्कवर होता गया, तो डी और एफ ब्लॉक के लिए जो डबरेनर का ट्राइड्स था वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। उसके बाद देखिए इन द सेम ग्रुप द लॉ फेल्ड समटाइम्स। डबरेनर क्या बोला था, जो ट्राइड्स के एलिमेंट्स वो सेम ग्रुप में होना चाहिए। तो देखिए सेम ग्रुप में देखिए आप देखेंगे फ्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है और ब्रोमीन जो है वो सेम ग्रुप में आता है, ग्रुप 17 में आता है, हेलोजन ग्रुप है। तो आप देखेंगे फ्लोरीन का 19 एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 18। ये सेम ग्रुप का एलिमेंट्स है, लेकिन फिर भी सेम ग्रुप्स का एलिमेंट्स होते हुए भी ये डबरेनर का ट्राइड्स को फॉलो नहीं करता है। आप देखिए कैसे, जैसे 80 है इसका एटॉमिक वेट और इसका 19 है। 80 और 19 को आप जोड़ेंगे तो लगभग 99 और मान लीजिए 100 मान लेते हैं, अप्रोक्स 100 मतलब निकल के आता है। और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 निकल के आता है। 50 मतलब किसका, क्लोरीन का। 50 या 50 से थोड़ा कम, 50 से थोड़ा कम मतलब 48 पॉइंट ऐसे कुछ होना चाहिए। तो इतना आपका निकल के आना चाहिए था एटॉमिक वेट क्लोरीन का, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना निकल के आता है, 35.5। देखिए ये सेम ग्रुप का होते हुए भी डबरेनर का ट्राइड्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये इसका एक लिमिटेशन था। ये हम लोग देखें कि डबरेनर का ट्राइड्स आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज मेड बाय ए फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB डी चानकोटियस in 1862। he arranged the then known elements। the then मतलब क्या, उस समय का जो एलिमेंट्स मतलब प्रेजेंट था उसको बोलते हैं the then, उस समय का the then known elements in order of increasing atomic weights and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties। देखिए ये जो डी चानकोटियस का ये था एटॉमिक मॉडल था, इसको अच्छा से समझिए तो समझ में नहीं आएगा। ये आपका मतलब एनसीईआरटी में उतना बताया नहीं है, लेकिन एडवांस में बताया है। मैं थोड़ा आपको बताता हूँ वो क्या किए थे। डी चानकोटियस एक सिलिंड्रिकल टेबल लिए थे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, एक सिलिंड्रिकल टेबल लिए और इस सिलिंड्रिकल टेबल में क्या किए, एक बेल्ट को स्पाइरल वे में वो क्या किए, उसको मतलब ये लपेट दिए, एक मतलब ओवरलैप कर दिए एक स्पाइरल बेल्ट को। मतलब सीधा सीधा नहीं राउंड किए, स्पाइरल वेल में वो क्या किए, सिलेंडर को राउंड करने लगे स्पाइरल वेल में। और इसका एंगल कितना डिग्री एंगल में स्पाइरल करने ये किए थे, 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल में क्या किए थे, वो स्पाइरल किए थे। और क्या किए थे, जो सिलिंड्रिकल का सरकमफेरेंस था ना उसको 16 यूनिट्स में डिवाइड किए थे। 16 यूनिट्स में डिवाइड किए थे। इसका मतलब क्या है, अच्छा से समझिए कि कैसे 16 यूनिट में डिवाइड किए थे। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए जैसे लिथियम और उसको क्या किए, वो एलिमेंट्स को इस सिलेंडर में इंक्रीजिंग ऑर्डर का मास में क्या किए, वो सजाने लगे और सरकमफेरेंस को 16 यूनिट्स में डिवाइड किए। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए लिथियम का मास कितना है, 7। और लिथियम से स्टार्ट करके मैं अगर मान लीजिए एलिमेंट्स को पूरा सरकमफेरेंस में राउंड सजाते जाऊंगा तो एक चक्कर लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा, एक चक्कर लगाने के बाद उसका मास कितना होगा, 6 मतलब 7 + 16 मतलब 23 आना चाहिए। 23 आना चाहिए मतलब 16 का इंक्रीज होगा एक पूरा सरकमफेरेंस में। इसी वे में क्या किए, वो सारा एलिमेंट्स को सजा दिए। तो जब देखा ऐसे ऐसे करके सजाया तो फिर यहाँ पे देखें इसका जो 39 है ये पोटेशियम का, तो फिर देखा कि जैसे 16 का ये पूरा सरकमफेरेंस में ये होना चाहिए आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो जब ऐसे करके ऑब्जर्व किया तो देखा कि एक ही लाइन में जो एलिमेंट्स मतलब ये हो रहा है, फॉल हो रहा है, सारा का प्रॉपर्टीज सेम है। जैसे हम लोग देख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सारा का प्रॉपर्टीज क्या किए, ऑब्जर्व सेम हो रहा है। जब एक ही मतलब सेम प्रॉपर्टीज का एलिमेंट्स जब 16 यूनिट्स में डिवाइड कर दिए तो उसको क्या ऑब्जर्व हुआ कि सेम प्रॉपर्टीज का एलिमेंट्स एक ही सिंगल वर्टिकल लाइन में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। हम लोग जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब ग्रुप 1 का एलिमेंट है, अल्कली मेटल से, सबका प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। तो उसको ये ऑब्जर्वेशन मिला और डी चानकोटियस का ये मतलब एक्सपेरिमेंट था। चलिए और कुछ पढ़ते हैं डी चानकोटियस के बारे में। देखिए इसमें ये क्या बोला है, फर्स्ट पर्सन टू अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास।
मतलब फर्स्ट पर्सन था जो एलिमेंट्स को अपना इंक्रीजिंग मास में क्या किए थे, वो मतलब सजाए थे। देखिए जो डबराइनर थे वो इंक्रीजिंग मास में सजाए नहीं थे एलिमेंट्स को, वो क्या किए थे कि मास को मतलब एलिमेंट्स को मास को ऐसे अरेंज किए थे कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का जो मास है वो मिडिल एलिमेंट्स का मतलब मिडिल एलिमेंट्स का जो मास है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज होगा, ऐसे करके वो मास को सजाए थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो मास को नहीं सजाते डबराइनर। फर्स्ट जो साइंटिस्ट था चाणकोटियस, वो क्या किए थे, आपका एलिमेंट्स के मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए थे फर्स्ट डी चाणकोटियस। और क्या किए थे, सक्सेसफुली ग्रुप्ड अल्कली मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स। देखिए मतलब आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आने से पहले ही डी चाणकोटियस जो थे वो अल्कली मेटल्स और अदर एलिमेंट्स का ग्रुपिंग कर दिए थे, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो ग्रुपिंग कर दिए थे मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आने से पहले। लेकिन इसका कुछ डिमेरिट्स क्या था कि क्यों ये उतना चला नहीं, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसका लिमिटेशन क्या था कि along with elements he put ions and alloys also in the same chart। मतलब एलिमेंट्स के साथ वो कुछ आयंस और एलॉयज को भी उसको डाल दिए थे, जिसके चलते क्या हुआ था, जो चार्ट था उसका बहुत कॉम्प्लेक्स बन के आया था और उसको समझना थोड़ा मतलब मुश्किल हो रहा था। इसीलिए क्या किया, ये डी चाणकोटियस का जो ये थे मतलब एक्सपेरिमेंट था उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये था डी चाणकोटियस का एक्सपेरिमेंट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम लोग रीड करते हैं क्या है। देखिए ये जो मैं स्लाइड लाया हूँ ये एज इट इज एनसीईआरटी का लाइन से मैं उठा के लेके आया हूँ। आप लोग आप ये मत समझिए कि कहाँ से हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं, एनसीईआरटी आप खोल के देख सकते हैं, हर एक लाइन मैं रीड करके लाया हूँ, बस इसको मैं स्लाइड में डाल दिया हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स in 1865 propounded the law of octaves. He arranged the elements in increasing order of their atomic weight and noted that every 8 element had properties similar to the first element. The relationship was just like every 8 note of that resembles the first in octaves of music. देखिए न्यूलैंड्स जो था ना, वो जो जी टीवी में सारे गामा पा होता था ना, वो बहुत देखता था बेटा, और वो सारे गामा पा देखते देखते क्या किया, वो लॉ बना दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बेसिकली इसका लॉ क्या था, जैसे आप देखिए म्यूजिक में जो नोट्स होता है हम लोग का, जैसे हम लोग नोट सा रे गा मा पा धा नी सा, जो 8 नोट है वो रिपीट कर रहा है फर्स्ट नोट को। फर्स्ट नोट क्या था, सा, और 8 नोट भी है सा। तो जब 8 नोट्स आया वो फर्स्ट नोट को फिर से रिपीट किया। तो उसी प्रकार वो बोला कि जब एलिमेंट्स को हम लोग उसका इंक्रीजिंग मतलब एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में हम लोग उसको सजाते हैं, तो 8वां एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। मतलब पहला एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी और 8वां एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी अप्रोक्स सिमिलर देखने को मिला न्यूलैंड्स को। देखिए कैसे इसका टेबल से हम लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम के बाद 8 एलिमेंट जो आ रहा है सोडियम, देखिए वो मतलब लिथियम के नीचे आ रहा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के नीचे 8वां एलिमेंट जो है वो नीचे आ रहा है। और हम लोग जानते हैं लिथियम और सोडियम दोनों क्या है, अल्कली मेटल्स है, दोनों का प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। उसके बाद सोडियम से चालू करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट जो पोटेशियम आ रहा है उसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ मतलब उसका सिमिलरिटी है। सोडियम और पोटेशियम हम लोग जानते हैं ये भी अल्कली मेटल से सेम है। तो न्यूलैंड्स बोला है कि किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करिए, जो 8वां एलिमेंट्स होगा वो फर्स्ट एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज के रिसेंबल होगा, मतलब सेम दोनों का प्रॉपर्टीज होगा। जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं लिथियम से चालू करूँ, मैं बेरिलियम से चालू करूँ। देखिए बेरिलियम से चालू करते 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों अल्कली अर्थ मेटल है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। जैसे मैं बोरोन से स्टार्ट करूँ, देखिए बोरोन से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों सेम ग्रुप में आ रहा। तो ऐसे ये था मतलब न्यूलैंड्स का आपका ये मतलब जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड्स के था। देखिए आप बोलेंगे कि फ्लोरीन के बाद क्या था, फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, यहाँ पे तो नियॉन नहीं है सर। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, तो उस समय नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं होने के कारण क्या किए थे, यहाँ पे फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट सोडियम आया। तो फिर क्या हुआ था, इसका क्या लिमिटेशन मतलब हुआ कि न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों नहीं मतलब उतना फेमस हुआ, क्यों नहीं उतना सक्सेस हुआ, इसका डिमेरिट्स के पीछे क्या कारण था। देखिए क्या लिमिटेशन था न्यूलैंड्स का लॉ के पीछे। This rule is valid only up to calcium. After calcium, due to the presence of D block elements, there is a difference of 18 elements instead of 8. देखिए जब नोबेल का गैस का डिस्कवरी हुआ और जब डी ब्लॉक्स का मतलब डिस्कवरी हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं कि 4th पीरियड तक आते आते डी ब्लॉक्स का एलिमेंट्स आ जाता है। तो डी ब्लॉक्स का जब एलिमेंट्स आया तो जो एलिमेंट्स का रिपीटेशन था वो बोला था कि हर 8वां एलिमेंट्स रिपीट करेगा फर्स्ट एलिमेंट के बाद। लेकिन डी ब्लॉक का डिस्कवरी होने के बाद वो 8 ना होके 8 ना होके 18 एलिमेंट्स हो गया। हर 18 एलिमेंट्स के बाद वो रिपीटेशन देखने मिला उसका प्रॉपर्टीज को। तो इसके कारण उसका क्या हुआ, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उसका क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद देखिए बी पॉइंट क्या बता रहा है,
आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस दे बिकम द 9th एलिमेंट डिसरप्टिंग द ऑक्टेव्स। मतलब क्या हुआ कि आपका मतलब इनर्ट गैस, नोबेल गैस डिस्कवरी हो जाने के बाद क्या हुआ, हम लोग जानते हैं फ्लोरीन के बाद क्या आ जाता है, नियॉन आ जाता है। तो अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 8 एलिमेंट ना होके 9वां एलिमेंट मतलब आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट्स हो गया। मतलब ये होने के बाद नोबेल गैस का डिस्कवरी होने के कारण, जिसके कारण लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उसका वहां पे भी फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, जो था पॉइंट सी में देखिए क्या बता रहे हैं, कोबाल्ट एंड निकेल वेर प्लेस इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। वो क्या किए, मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को मतलब फोर्सफुली मतलब ये करने के कारण, ग्रुपिज्म करने के कारण वो क्या किए थे, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज का एलिमेंट्स है, जैसे कोबाल्ट एंड निकेल्स, इसका प्रॉपर्टी जो हेलोजन ग्रुप है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन लोगों का प्रॉपर्टीज और कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टीज दोनों अलग है। लेकिन फोर्सफुली मतलब इसको सेट करने के लिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को सेट करने के लिए वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का कॉलम में कोबाल्ट और निकल को भी डाल दिए थे। ये इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट। नेक्स्ट स्लाइड रीडिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि कैल्शियम तक वो वैलिड था, उसके बाद न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो इनवैलिड हो गया। Although his idea was not widely accepted at that time, he for his work was later awarded Davy Medal in 1887 by the Royal Society of London। मतलब although उसका जो मॉडल था उतना मतलब फेमस नहीं हुआ और उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर भी उसको इतना जो रिसर्च किए थे उसके कारण जो लंदन सोसाइटी से उसको कुछ मेडल वगैरह मिला। देखिए भले ही न्यूलैंड्स का जो लॉ है वो क्या है उतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन न्यूलैंड्स का लॉ के बाद साइंटिस्ट को एक नया टर्म का ये मतलब उसका मतलब आभास मिला। वो क्या था, न्यूलैंड्स के लॉ के बाद पीरियोडिसिटी का जनरेशन हुआ, पीरियोडिसिटी का मतलब इन्वेंट हुआ। पीरियोडिसिटी मतलब क्या, एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीटेशन। हम लोग देख रहे थे कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीटेशन एलिमेंट का, पीरियोडिसिटी का मतलब जो ये था आइडिया था साइंटिस्ट लोग को न्यूलैंड्स के लॉ के बाद ही मतलब मिला कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीटेशन, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का जो आइडिया था न्यूलैंड्स को लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद ही मतलब साइंटिस्ट को इसका पता चला। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है देखिए, द पीरियोडिक लॉ एज वी नो, द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे owes its development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev and the German chemist Lothar Meyer। देखिए owes its development, इसका मतलब क्या, मतलब पीरियोडिक लॉ का जो डेवलपमेंट का ओस है, ओस इट डेवलपमेंट मतलब इसका डेवलपमेंट का क्रेडिट, ओस इट्स डेवलपमेंट का मतलब यही है कि इसका डेवलपमेंट का क्रेडिट, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट का क्रेडिट किसको जाता है, रशियन केमिस्ट जो मेंडलीव था, रशियन केमिस्ट था, और जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर को। देखिए वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट इन 1869 proposed that on arranging elements in the increasing order of their atomic weight similarity appears in physical and chemical properties at regular interval। दोनों जो साइंटिस्ट थे आपका लोथर मेयर और मेंडलीव, दोनों क्या कर रहे थे, साथ साथ आपका रिसर्च कर रहे थे, दोनों साथ साथ रिसर्च कर रहे थे एकदम पैरेलली, दोनों अलग अलग जगह में, एक रशिया में रिसर्च कर रहे थे, एक जर्मन में रिसर्च कर रहे थे, बैठ के दोनों मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक मास के ऊपर दोनों क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास और उसका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का, दोनों के बीच क्या कर रहे थे मतलब रिलेशन लेके उन लोग रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जो मेंडलीव था वो क्या कर रहे थे, वो एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके मास के बीच रिलेशन पे, दोनों का रिलेशन पे वो काम कर रहे थे। लेकिन लोथर मेयर जो था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और मास, इसके बीच क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। तो हुआ क्या देखिए, Lothar Meyer plotted the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point against atomic weight and obtained a periodically repeated pattern। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, लोथर मेयर का जो ये था आपका मतलब जो रिसर्च था, लोथर मेयर क्या किए थे, एक ग्राफ प्लॉट किए थे, मतलब एलिमेंट्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट, उनके बीच एक ग्राफ अपलोड किए। तो लोथर मेयर क्या किए थे, ग्राफ मतलब ड्रॉ किए थे। ग्राफ कैसे ड्रॉ किए थे कि एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम और उसका जो एटॉमिक वेट है, वॉल्यूम और उसका मतलब जो वेट है, उसके बीच एक ग्राफ ड्रॉ किए थे। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम किस फॉर्मूले में, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो इससे हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम और मास के बीच क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो क्या होगा आपका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये हम लोग जानते हैं। तो लोथर मेयर भी वही मतलब किया, वही ट्रेंड देखा कि अगर मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंट ट्रेंड्स उसको देखने को मिला वॉल्यूम में। क्या डिफरेंट ट्रेंड्स देखने को मिला, चलिए इस ग्राफ के सहायता से हम लोग समझते हैं। क्या किया लोथर मेयर, वाई एक्सिस में वॉल्यूम डाल दिया,
मतलब एलिमेंट्स का, और एक्स एक्सिस में मास को डाल दिया। तो फिर क्या किए, जब क्या किए मतलब लोथर मेयर कि मास को बढ़ाते गया, तो क्या हुआ, जब मास को बढ़ाते गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपको इस ग्राफ को देखिए, धीरे धीरे जब मास को बढ़ाते गया तो वॉल्यूम बढ़ते गया एकदम पीक तक पहुंच गया। और उसके बाद फर्दर जब वो मास को बढ़ाते गया, मतलब अरेंजिंग करते गया, एटॉमिक मास को अरेंजिंग करते गया उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पीक पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वॉल्यूम अचानक क्या हो गया, गिरने स्टार्ट हो गया, गिरते क्या हुआ, एक टाइम ऐसा हुआ कि वॉल्यूम कुछ एलिमेंट्स का एकदम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब एटॉमिक मास बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, ये देखिए कांस्टेंट हो गया। उसके बाद कुछ सटल एलिमेंट जब क्रॉस करता है, उसके बाद क्या होता है, मास धीरे वॉल्यूम फिर से क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट कर जाता है, बढ़ता जाता है, फिर से पीक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से जब एटॉमिक मास हम लोग इंक्रीज करते हैं, फिर से क्या करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर से बढ़ता है, पीक पहुंच जाता है, फिर डाउन होता है, कांस्टेंट हो जाता है, पीक पहुंच जाता है, डाउन होता है, कांस्टेंट होता है, पीक पहुंच जाता है। तो ऐसे करके जब वो ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि वो आपका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण ऐसा होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ये हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। अभी हम के लिए हम लोग लोथर मेयर के ग्राफ को समझते हैं। तो ऐसे करके जब वो ड्रॉ किया तो वो क्या ऑब्जर्व किया कि जितना भी पीक पोजीशन है, पीक पोजीशन में जो एलिमेंट्स आया, वो पाया कि सबका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद जो बॉटम पोजीशन में जितना भी एलिमेंट्स आया, सबको देखा कि सबका पोजीशन एकदम लगभग सेम है। जब पीक पोजीशन में जितना था उसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया तो देखा कि सब एक सिमिलर लाइन में फॉल कर रहा है। जैसे मान लीजिए अल्कली मेटल, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका अगर ये ड्रॉ किया तो देखा कि सब सेम लाइन में फ्लो कर रहा है। वही अगर हेलोजन का ग्रुप को उसका ड्रॉ किया तो देखा कि सब सेम लाइन में फॉल कर रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या किए लोथर मेयर निकाले अपना ग्राफ से। देखिए कुछ उसका कंक्लूजन था, हम लोग यहाँ पे नोट्स में, एडवांस नोट्स में समझते हैं। लोथर मेयर्स कर्व क्या है कि मेंडलीव फोकस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। मेंडलीव जो था वो केमिकल प्रॉपर्टीज में काम कर रहा था, लेकिन लोथर मेयर क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। जो ग्राफ वो दिए थे, आपको ये याद रखना है कि लोथर मेयर जो ग्राफ खींचे थे वो किसके और किसके बीच खींचे थे, तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच क्या किए थे, लोथर मेयर ग्राफ को खींचे थे। उसका ऑब्जर्वेशन क्या निकाल के आया था ग्राफ के बीच, देखिए क्या बता रहा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक अल्कली मेटल्स ऑक्युपाई द पीक। जैसे हम लोग देखें कि अल्कली मेटल्स जो है वो पीक को ऑक्युपाई किया था। जो मेटालॉइड्स था जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलिरियम, ये सब जो मेटालॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल था वो क्या किए थे, बॉटम पोजीशन को सब टच किए थे, बॉटम पोजीशन को मतलब ये ऑक्युपाई किए थे पोजीशन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स था हेलोजन ऑक्युपाई द असेंडिंग पोजीशन। जैसे जो असेंडिंग पोजीशन था सब में, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो था मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब उस पोजीशन को ऑक्युपाई किए थे। एक उसका ऑब्जर्वेशन था लोथर मेयर का ग्राफ का। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकाला था अपना ग्राफ के बाद वो लोथर मेयर कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेंडलीव्स और लोथर मेयर जो था उन लोग क्या किए थे, एटॉमिक मास के ऊपर मतलब काम किए थे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का वो किसके साथ पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास के साथ पीरियोडिक फंक्शन है एलिमेंट्स का। ये कंक्लूजन क्या किए थे, लोथर मेयर आपका दिए थे। देखिए यहाँ पे क्या आप फर्दर पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में। अनलाइक न्यूलैंड्स, लोथर मेयर ऑब्जर्व ए चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न्स। मतलब लेंथ का मतलब चेन का लेंथ में क्या किए, चेंज पाए। जैसे चेंज इन लेंथ मतलब क्या, जैसे मेंडली न्यूलैंड्स क्या बोले थे कि जो चेन का लेंथ है 8 एलिमेंट्स का होगा उसका लंबा, लेकिन जो लोथर मेयर था उसमें उसको चेंज देखने को मिला क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो गया था। तो 8 ना हो गए 18 एलिमेंट्स का उसको मतलब लेंथ देखने को मिला, तो वो उसको चेंज देखने को मिला ये में उसका लेंथ में। बाय 1868 लोथर मेयर हैड डेवलप ए टेबल ऑफ द एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिजेंबल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद क्या किए, टेबल जो ऑब्जर्व किए एग्जैक्टली मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से वो क्या था मतलब रिजेंबल था। चलिए आगे क्या पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहे हैं। हाउएवर हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ डिमित्री मेंडलीव, द साइंटिस्ट हु इज जनरली क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए दोनों सेम ये में काम कर रहे थे, लोथर मेयर और मेंडलीव, लेकिन मेंडलीव ज्यादा फेमस हो गए हैं। उसका जो पीरियोडिक टेबल था उसको ज्यादा हम लोग वैल्यू दिए, लेकिन लोथर मेयर का जो पीरियोडिक टेबल था उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दिए। क्यों, क्योंकि जो मेंडलीव था वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम कर रहा था और लोथर मेयर जो था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम कर रहा था। और हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में ज्यादा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। और क्या हुआ था, मेंडलीव जो थे वो टेबल पे काम कर रहे थे और लोथर मेयर जो था वो ग्राफ में काम कर रहे थे, जो कि थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होकर जा रहा था, इसीलिए मेंडलीव का जो लॉ था वो ज्यादा फेमस हो गया।